हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन ए सीरीज़ का 11 नंबर का सेशन है। इसके पहले हमने 10 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। और इस सेशन का अप्रोच वैसे ही रहने वाला है। टॉप 10 एमसीक्यू हम अटेंड करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसका थोड़ा सा डिटेल में रखेंगे कि हम एक्स्ट्रा भी नॉलेज गेन कर पाएँ। यानी कि अबाउट 30 क्वेश्चन आपके कवर होंगे इस सेशन में। ठीक है। और इस सेशन का जो अप्रोच होगा टॉप टू बॉटम, यानी कि एसएससी जीडी से लेके यूपीएससी तक के क्वेश्चन आपके इस सेशन से सॉल्व होंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, बताइए। गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? ए है आरबीआई गवर्नर, बी है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, सी है सुप्रीम कोर्ट, डी है केंद्रीय वित्तीय मंत्री। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, क्या होते हैं? कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत के महालेखा परीक्षक होते हैं ना, तो वो होते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि वही हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो पब्लिक अकाउंट्स हैं, है ना, और कंटीजेंसी फंड है, इन सब का थोड़ा देख रेख करते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहाँ पे क्या एस्टिमेशन का कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए इनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। और ये न कि केवल सेंटर के लिए, ये सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविज़न देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में इनका प्रावधान दिया गया है। किनका? कैग का। ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिए, अगर कैग को हटाना है पोस्ट से, ठीक है, रिमूव करना है, ठीक है, तो इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जाता है ना, रिमूवल प्रोसीजर लगा के, ठीक है, तो उसी प्रोसीजर से कैग को भी हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, बीजी खेर, एम सी छागला, कालेकर। बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीजी खेर। ठीक है। पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खो खेर, सॉरी मैं खोर बोलने जा रहा था। ठीक है। और कब बनाया गया था पहला भाषा आयोग? अगर क्वेश्चन बने तो 1955 में। कब? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर जी थे। ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और पेश की 1956 में। ठीक है। जो 1957 में संसद में दिखाई गई। ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब पेश की? 1956 में। और पेश की मतलब इस पेशकश को संसद में रखा गया 1957 में। ठीक है। किससे रिलेटेड? भाषा आयोग से रिलेटेड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें से जो चारों हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए है संविधान का सम्मान करना, बी है राष्ट्रगान का सम्मान करना, सी है राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, डी है सरकार का सम्मान करना। ठीक है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार का सम्मान करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य आया है तो आप मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए, क्या है वो। 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रोविज़न है। किस कॉन्स्टिट्यूशन से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे? तो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब रसिया से तो लिया गया था लेकिन रसिया उस समय यूएसएसआर का पार्ट था। तो ठीक है, रसिया यूएसएसआर दोनों क्वेश्चन में आए तो दोनों को सही मारिएगा। ठीक है। देखिए हमने देख लिया, आर्टिकल्स देख लिए, उसके बाद हमने क्या देखा, कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, ये देखा। अब हम बात करेंगे क्या, जो इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है ना उनको एक झलक में देख लेंगे। ठीक है। तो मैं नंबरिंग करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा नहीं, बस पढ़ूँगा। ठीक है। देखिए पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? ठीक है, कि वो संविधान का पालन करेगा, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा प्रत्येक नागरिक। ठीक है। ये पहला है, पहला आपने सुन लिया। ओके। दूसरा क्या है बताइए? दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया था। ठीक है,
उन उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, दो हमने देख लिए, तीसरा क्या है उसको भी जान लें। तीसरा है जैसे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। मीन्स कि आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे भारत की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, जो प्रभुता संप्रभुता है, ठीक है, जो भारत में एकता का नेचर है, ठीक है, और अखंड न होने की जो भावना है, इसको अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो आप कहीं न कहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको वायलेट कर रहे हैं, मतलब उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मीन्स कि इन सब का रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो ये है तीसरा। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें। ठीक है, पांचवा क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, क्या करें, सभी लोगों में समरसता यानी कि हार्मनी और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है, उसके बाद छठा की बात करें, देखिए हमने 5 देख लिया, छठा भी हम देख लेते हैं। छठा क्या है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एक गौरवशाली परंपरा जो कोई भी है, ठीक है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति में गौरवशाली परंपराएं चली आ रही हैं उनके महत्व को समझें और उसका निर्माण करें। ठीक है, 6 हमने देख लिए। सातवां क्या है, जो भी प्रकृति है, पर्यावरण है, उसका रक्षा और संवर्धन। ओके, तो सातवां भी हमने देख लिया, क्या है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ें किसकी पार्ट हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। आठवां देखेंगे अब हम। ठीक है, थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रहा है, जस्ट वेट। ओके, आठवां हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज गेन करना है, यानी कि ज्ञानार्जन करना है, ऐसी भावना लोगों में विकसित करना है, और किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी फॉलो करना है और उसे आगे बढ़ाना है। ये हमारा आठवां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नौवें की बात करें तो जो भी जैसे होता है ना कि लोग आ जाते हैं, रेलवे पटरी उखाड़ने लगते हैं और फिर पब्लिक बसें जलाने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसका रक्षा करना है, यानी कि पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है। तो इस प्रकार से 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 10वां हम देख लें, 10वां क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्तिगत या फिर सामूहिक गतिविधि हो रही है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, उसके उत्कर्ष को क्या करना है, आपको बढ़ाना है और उसको और ज़्यादा मोटिवेट करके आगे करना है। ठीक है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सामूहिक गतिविधि हो। ठीक है, ये है 10वां। और 11वां क्या है, 11वां बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है, 1976 के अंतर्गत लाई गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के प्रावधानों के हिसाब से। तो उस समय 10 ही थी, लेकिन 11वां भी ऐड हुआ। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, जैसे माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा उनको प्रदान करना ही करना है, वो उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है, बताइए। संघ की बात हो रही है और कार्यकारी शक्ति की बात हो रही है, तो बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। अगर आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने आर्टिकल 53 की बात की थी। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या था, जो संघ का कार्यकारी शक्ति होगा, ठीक है, संघ का जो भी कार्यकारी शक्ति होगा वो किस में निहित होगा, प्रेसिडेंट में। ठीक है, आर्टिकल वो कौन सा है, 53। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं तो अदर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजली, है ना। तो प्रेसिडेंट को याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब है। ठीक है, ओके, और बाकी तो प्रेसिडेंट के बारे में हमने काफ़ी जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसे किसके पास भेजा जाएगा, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ या फिर वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो ऐसे विवाद किसके पास भेजे जाते हैं, तो बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास, संसद के पास, उपराष्ट्रपति के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका सही जवाब है क्या, ऑप्शन नंबर डी, इसको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेजा जाता है ये आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपसे उम्मीद करेंगे कि ज़रूर आप कॉपरेट करोगे और ज़रूर आंसर दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपको ये बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से क्या है जो सच नहीं है, ठीक है। और आपको ये पता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। संशोधन मुख्य रूप से सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। ए। बी है संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। क्या, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ध्यान से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, क्या ऐसा था क्या। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को विस्तृत किया गया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक ऑप्शन तो आपको सीधे गलत दिख रहा है, ठीक है। वो क्या क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जोड़े गए थे, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो जोड़ा क्या गया था, उस समय जोड़ा गया था क्या, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, क्या जोड़ा गया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद एक शब्द जोड़ा गया था और कौन, समाजवादी, और एक शब्द कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता, क्या जोड़ा गया था, अखंडता, ठीक है। इन तीनों शब्दों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोशलिज्म, और इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी या इंटीग्रल, ठीक है। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, न कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक चीज़ और देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार आई थिंक नहीं जोड़े गए थे, ठीक है। वो थे मौलिक कर्तव्य, क्या थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, किसके रिकमेंडेशन पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। क्या जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, न कि मौलिक अधिकार। तो इसका ये भी ऑप्शन सही हो जाता अगर इसमें क्वेश्चन बनता ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। तो ये सही जवाब होता। अगला क्वेश्चन देखिए, असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा किस राज्य का जन्म हुआ, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है, मेघालय, ठीक है। असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 द्वारा मेघालय का जन्म हुआ, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय आया तो फिर थोड़ा सा मेघालय का ज्योग्राफी जान लेते हैं, ठीक है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, इसका लोकेशन हम थोड़ा सा सेट कर दें, ठीक है। तो ये है इसका लोकेशन, इट इज़ नॉट लाइक चिकन नेक, आई थिंक आई एम क्वाइट अबाउट, ठीक है। और इसमें स्थिति मेघालय की कहाँ पे है, ये है मेघालय, ठीक है। इसमें पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी,
जयंतियाँ, ठीक है। यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है मानसीराम। क्या नाम है? मानसीग्राम। मानसीराम ग्राम है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक भारत में या फिर विश्व में सबसे अधिक जो रेनफॉल होता है यहीं पे होता है, ठीक है। मेघालय में मानसीग्राम में, ठीक है। तो ठीक है, गारो खासी जयंतिया मानसीग्राम में सबसे अधिक बारिश, ये चीज़ें ठीक है, हमें नंबर देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों, ठीक है, ये क्या है? एक्ट है, एक्ट 2006। क्या है? अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान किया गया है? बताइए। ए है वन भूमि पर कानूनी अधिकार, बी है जंगल के बाहर स्थानों में भूमि आवंटन, सी है वन संबंधित उद्योग या फिर उद्योगों में रोजगार, और डी है 1 एंड 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताइए सोच के। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस अधिनियम के अंतर्गत इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताएं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको ना एज असाइनमेंट दे, तो इस क्वेश्चन का आप डिटेल आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे इसका सही जवाब वन भूमि पर कानूनी अधिकार है, ठीक है। क्या है? वन भूमि पर कानूनी अधिकार, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? बताइए। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369। तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट को मद्देनज़र उसके मद्देनज़र रखते हुए किस राज्य ने राज्यपाल के कार्यालय को ख़त्म करने का सुझाव दिया? बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए आंध्र प्रदेश ने क्या किया था? राज्यपाल के कार्यकाल को ख़त्म करने का सुझाव दिया, ठीक है। राज्यपाल के कार्यकाल को ख़त्म करने का सुझाव। सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके खुद जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए।